हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपने एक्सपीरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा इससे अपन को क्या पढ़ा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये अपन 4 पार्ट में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सॉरी, सबसे पहले अपन करेंगे रेस्पिरेशन का मीनिंग, उसके बाद अगली जो होगी वो होगी उसकी प्रोसेस, और जो लास्ट होगा वो अपन कंप्लीट करेंगे टाइप। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एनारोबिक जो भी रेस्पिरेशन वगैरह होंगे वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं जो रेस्पिरेशन है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाक से, नोज से। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं नोज से। ठीक है, नोज जो है इसके द्वारा हम गैसेस को इनहेल करते हैं। ठीक है, गैसेस को इनहेल करते हैं। तो उसके बाद जो गैसेस है वो कहाँ सेंड की जाती है? लंग्स के पास। लंग्स के पास जो गैसेस को ट्रांसफर की जाती है, तो लंग्स किससे बना होता है? ये बना होता है एल्वियोली से। एल्वियोलिस से बना होता है। जो लंग्स है हमारा वो किससे बना होता है? एल्वियोली सेल से बना होता है। एक लंग्स के अंदर 15 करोड़ एल्वियोलिस प्रेजेंट होती हैं। ये एल्वियोलिस क्या कार्य करती हैं? ये फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं। किसका फिल्ट्रेशन का? ब्लड का तो कौन करता है? किडनी करती है। और लंग्स किसका फिल्ट्रेशन करता है? ये गैसेस का फिल्ट्रेशन करता है। याद रखें, ये गैसेस का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, लंग्स ने क्या किया? यहाँ पे गैसेस को अलग अलग कर दिया और ऑक्सीजन को यहाँ से उठाकर ब्लड में मिक्स कर दिया, O2। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस थी, मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे गैसेस का मिक्सचर था। उसमें बाद वो लंग्स पे पहुंचने के बाद सभी को अलग करके ऑक्सीजन के साथ किसको मिला दिया? O2 को। ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिला दिया। तो अब यहाँ पे क्या बन गया? ब्लड में क्या पाया? ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन। ब्लड किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर O2, हीमोग्लोबिन प्लस O2, या फिर यहाँ लिख लो ब्लड। ठीक है, ब्लड में मिक्स होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन तक। ये कहाँ जाएंगे? बॉडी के हर एक ऑर्गन तक। बॉडी के ऑर्गन में पहुंचने के बाद ये कहाँ जाएंगे? ऑर्गन से फिर जाएंगे टिश्यू में, और टिश्यू के बाद वहां पे जाएंगे सेल में। ऑर्गन के बाद कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे टिश्यू में। यहाँ पे भी ऑक्सीजन याद रखें, O2 है, यहाँ पे भी O2 है। और उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? टिश्यू के बाद ये जाएंगे सेल में। ठीक है, सेल में जो होता है ये यहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी, सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है? जो सेल्स होती है यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है? यहाँ पे प्रोसेस होती है, क्या वो प्रोसेस होती है? वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है ये हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझनी है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे होता यह है, नॉर्मली जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें यह होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके साथ कौन मिक्स होता है? यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होती है? यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अटैच किया जाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला होता है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसके साथ क्या ऐड किया जाता है? इसके साथ ऐड किया जाता है O2। कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ अटैच किए जाते हैं। तो हमें एंड में रिजल्ट क्या मिलता है? इन दोनों को अटैच करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो देख लेते हैं।
तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 6CO2, 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड याद रखें, प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ वाटर का निर्माण हुआ, याद रखिए किसका निर्माण हुआ है यहाँ पे वाटर का निर्माण हुआ, ठीक है। 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी ATP प्लस ATP, ठीक है, प्लस ATP का निर्माण हुआ। ATP क्या है, ये हमारी बॉडी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये प्रकार का एनर्जी होती है, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। और एक बार सांस लेने में हमारी बॉडी कितनी एनर्जी बनाती है, तो कितनी कैलोरी बनाती है, तो वो 686, ये सवाल पूछ सकते हैं, 686 kcal 686 कैलोरी एक बार सांस लेने में हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ अटैच होने के बाद, टूटने के बाद ये इतनी हमारी बॉडी बनाती है। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या वाटर का निर्माण करता है या नहीं करता है। तो यहाँ देखें 6H2O, H2O किसका फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे वाटर भी बनता है, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये कहाँ पे होती है, सेल के अंदर एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये वाली प्रोसेस ये सेल में होती है। सेल में भी कहाँ पे, तो ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या कहा जाता है, इसे पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पे पावर माइटोकॉन्ड्रिया में सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। एक बार में सांस लेने में हमारी बॉडी कितना ATP बनाती है, तो 686 कैलोरीज kcal कैलोरीज का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे ही अपन ने सांस लिया, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब सांस यहाँ तक अपने सेल्स तक आ गया। उसी प्रकार जैसे ही वो अपन सांस रिलीज करते हैं तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये टिश्यू के पास पहुंचाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से लंग्स, लंग्स से नोस्ट्रिल, और उसके बाद बॉडी से नोज के थ्रू बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये जब दोनों मिलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखें, पूछा गया है 1-2 बार, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं, एक चीज अपन को कंफ्यूजन करती है कि जो अपन सांस लेते हैं क्या ये रेस्पिरेशन है, नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं है। तो रेस्पिरेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो देख लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये प्रोसेस क्या है, जो एनर्जी निर्माण करती है सांस लेने की, वही रेस्पिरेशन कहती है। अपन उसे वर्ड में देख लेते हैं एक बार, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन का मीनिंग है वो देख लेते हैं। एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसेस एक्सचेंज, एक्वायर्ड एनर्जी ENERG by energy by gases exchange। समझ में, हमें एनर्जी प्राप्त होती है किस प्रोसेस से, गैसेस के एक्सचेंज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यही हमारा मीनिंग है किसका, रेस्पिरेशन का, यही मतलब है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है इसमें हमें जो कंफ्यूज करने वाली बात होती है वो है इनहेल और एक्सहेल, ब्रीदिंग। जो इसमें हमें कंफ्यूज करती है वो होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है एक प्रोसेस है, ना कि ये रेस्पिरेशन का पार्ट। ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट हमें मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इनहेल हुआ, ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाने के बाद वो वापस से रिलीज किया गया, एक्सहेल किया गया। ये उसके अंदर अटैच में उस प्रोसेस है। पर जो एग्जैक्ट मीनिंग है रेस्पिरेशन का वो ये है एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसेस एक्सचेंज। साइंस की भाषा में ये सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो ब्रीदिंग है उसमें क्या क्या होता है।
रेस्पिरेशन में चल रहा है वाला उससे अलग नहीं है, ठीक है। तो एक बार ब्रीदिंग और समझ लेते हैं, जो ब्रीदिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो नॉर्मल और एक होती है अबनॉर्मल। नॉर्मल और एक होती है अब नॉर्मल, ठीक है। एक होती है नॉर्मल और एक होती है अब नॉर्मल। जो नॉर्मल होती है इसमें भी दो चीजें होती हैं, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। एक होती है इनहेल और एक होती है एक्सहेल, ठीक है। और जो अब नॉर्मल होती है इसी में भी सेम पार्टीशन होते हैं, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। सेम रहता है, इसमें भी सेम प्रोसेस में होते हैं इनहेल और एक्सहेल। पर इसके जो स्टेप हैं वो आप लोगों से जो है एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो उसके जो स्टेप होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेगा इनहेल, सबसे पहले जो आता है स्टेप वो है इनहेल, उसके बाद एक्सहेल, सांस लेना, सांस छोड़ना, और उसके बाद आती है पॉज, PAUSE, रुकना, और फिर ये वाला, ठीक है। सबसे पहले सांस लेना, उसके बाद सांस छोड़ना, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेना और वापस से सांस लेना। ये होता है नॉर्मल जो होती है ब्रीदिंग। अब देखें जो अब नॉर्मल होती है वो देख लेते हैं। तो वो अब नॉर्मल कौन सी होती है? तो योगा वगैरह करते हैं वो, सांस ली, रोका, फिर छोड़ा, फिर सांस ली, फिर रोका, फिर छोड़ा। तो इसमें क्या होता है? इनहेल, फिर पॉज, फिर एक्सहेल, फिर पॉज, फिर इनहेल, ठीक है। इसमें क्या होता है? 4 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, रुकते हैं, छोड़ते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। इनहेल किया गैस को, रोका, रोकने के बाद फिर उसको छोड़ा, फिर छोड़ने के बाद फिर रुके, फिर इनहेल गैस किया, ठीक है। याद रखें ये नॉर्मल और अब नॉर्मल ब्रीदिंग में ये डिफरेंस है। तो ये आप लोगों से पूछ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब चलते हैं आगे। एक चीज और बोलता बताता हूँ आप लोगों को, जो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में वो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताई कि गैसेज के द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। गैसेज के एक्सचेंज से एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है वो देखे क्या है, ये क्या है? अब हमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है? ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस ये होती है कि एक कंपाउंड, ठीक है, टूट कर छोटे छोटे कंपाउंड में निर्माण हो जाए, स्मॉल कंपाउंड में निर्माण हो जाए, बन जाए। जो कॉम्प्लेक्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसमें एनर्जी बनती है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी बन रही है, ठीक है। ब्लड के साथ ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो एनर्जी का निर्माण करते हैं, एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब देखते हैं आगे क्या पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज, हाँ एक चीज और याद रखें, जिस प्रकार से गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है उसी तरह से जो रेस्पिरेशन है इसमें हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है। ग्लूकोज क्या कार्य करता है? रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज फ्यूल का कार्य करता है। जिस प्रकार से फ्यूल हमारी गाड़ी को क्या देता है? एनर्जी देता है कि वो चल सके, उसी प्रकार ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज क्या करता है? ये एनर्जी बनाता है, ये ताकि हमारी बॉडी चल सके, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का जो मेन फंक्शन जो फ्यूल का कार्य करती है वो ग्लूकोज करता है कि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है कि
ये किस प्रकार की प्रोसेस है, ये ऑक्जेलिक है या फिर हाइड्रोक्सिलिक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीलेशन, respiration is a जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए, जो भी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है या फिर जिसमें मेन रोल किसका रहता है, ऑक्सीजन का रहता है, जिसमें मेन रोल किसका रहता है, ऑक्सीजन का मेन रोल रहता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आप लोगों से ये पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जो अपना नेक्स्ट अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो उसके लिए हमें डायग्राम देखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं डायग्राम। तो थोड़ा एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपन सांस कहाँ से लेते हैं। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन सांस कहाँ से लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है रेस्पिरेशन की, वो होती है नोज से। ये क्या हमारी नोज है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल हेयर होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे नॉस्ट्रिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो हेयर है इसे क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल। इसे क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नॉस्ट्रिल क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के में, ये रेस्पिरेशन में क्या हेल्प करते हैं कि हमारी रेस्पिरेशन में ये है हेल्प करते हैं कि जो हार्मफुल जो डस्ट वगैरह है, डस्ट वगैरह को यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, वो आगे तक जाने नहीं देते। इसीलिए हमारे जो खाने के लिए अलग और नाक के लिए स्मेल करने के लिए नाक हमें प्रोवाइड करेगी है, ताकि अगर हम सांस लेंगे तो हमारे जो मुंह में तो कोई बाल वगैरह है नहीं, तो इससे जो अपन सांस लेंगे तो मट्टी वगैरह जाने के चांस रहते हैं, जिससे अस्थमा वगैरह डिजीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए जो नोज है इसमें जो फेयर होते हैं क्या कार्य करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, एयर को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। जो डस्ट वगैरह है, पॉल्यूशन वगैरह है, पॉल्यूशन जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं उनको नाक के में ही ये क्या कर लेते हैं, नॉस्ट्रिल रोक लेते हैं अपने पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तो क्या है, जो गैसेज क्या गई, अंदर गई। ठीक है, गैसेज क्या कहाँ गई, अंदर गई। और ये क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये है फेरिंग्स। ठीक है, फेरनेक्स है। ठीक है, फेरनेक्स है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पिछली जो डायग्राम तो सिमिलर ही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है लंग्स, और ये क्या बताया मैंने आपको, किडनी, लीवर। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, यहाँ पे अपन दोनों ही मान रहे हैं लंग्स है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, लंग्स है। यहाँ पे दोनों क्या क्या अपन मान रहे हैं, हम दोनों को यहाँ पे, अपन दोनों को यहाँ पे लंग्स मानकर चल रहे हैं। ठीक है, जो लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है, लंग्स के ऊपर जो बाहर पे इसकी कवरिंग होती है, लंग्स के ऊपर एक आउटर साइड में कवरिंग होती है, ये वाली, इसमें भी ये वाली। ठीक है, दोनों में सिमिलर ही है। लंग्स में हमारे पास दो लंग्स होते हैं। ठीक है, तो जो लंग्स की आउटर कवरिंग है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है, आउटर लेयर को इसे कहा जाता है प्लूरा। प्लूवेरा मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो कवरिंग होती है लंग्स की, वो किसकी, वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्लूवेरा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इसमें स्मॉल 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 स्मॉल
लंग्स के छोटे छोटे क्या पार्टिकल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एल्वियोली। क्या कहा जाता है उनको? एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, ये एल्वियोली कितने होते हैं हमारे लंग्स के अंदर? ये 15 करोड़ एक लंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे ये या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो हमारा लंग्स है किससे बना होता है? ये एल्वियोली से मिलकर बना होता है। और इसे लंग्स को एक नाम और जाना जाता है, ब्रोंकी। किससे जाना जाता है? ब्रोंकी। देख लेते हैं, लंग्स को क्या कहा जाता है? ब्रोंकी भी कहा जाता है, याद रखिए, लंग्स को ब्रोंकी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन पॉइंट आप लिखते हुए चले। साथ साथ में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ भी है, आप लोग मेरे को कमेंट करें, मैं उसमें पीडीएफ आपके साथ लिंक अटैच कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम का जो पेज है मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से अगर आप डाउनलोड कर ले पीडीएफ को। ये क्या बताया मैंने आप लोगों को? ये फेरिक्स बताया। ठीक है, और ये क्या है? ये विंड पाइप। ये दोनों क्या है? ये है विंड पाइप। जो यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ठीक है, जो भी यहाँ पे गैसेज आई, मिक्सचर ऑफ गैसेज आया, आने के बाद ही दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं, एक इस तरफ गई एक इस तरफ गई। ठीक है, उसके बाद ये एल्वियोलिस में जाकर फिल्ट्रेशन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बताया ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, ब्लड के साथ फिर सेल, फिर कहाँ पे जाते हैं? ऑर्गन में टिश्यू में, टिश्यू से फिर सेल में सेलुलर प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, उन दोनों को ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी बनती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस जब अपन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो फिर वो किस प्रकार से बॉडी से बाहर आती है, ये अपन मैंने आप लोग पिछली क्लास में बताया था और दोबारा भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ में होता है फेरिक्स होता है, और उसके बाद एक आगे चलते हैं। उसके बाद ये विंड पाइप भी हो गई अपनी, नोस्ट्रिल भी हो गया, ये हो गया अपना माउथ, ये माउथ है। अब बचा अपना यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे ये नहीं था एडम एप्पल, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे एडम एप्पल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? एडम एप्पल, एडम एप्पल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एडम एप्पल कहा जाता है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एडम एप्पल के अंदर एक लैरिक्स, एडम एप्पल के अंदर एक छोटा सा एक ये होता है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लैरिक्स। क्या कहा जाता है इसे? लैरिक्स। ये लैरिक्स क्या कहा जाता है? अब ये स्टार्ट करते हैं अपन। ये डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार दोबारा से डायग्राम को देख लेते हैं, क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया। हमारे यहाँ पे नोस्ट्रिल से सांस लेने, जो नाक से सांस लेने की जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट वगैरह को स्टॉप करते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाती है? नीचे जाती है गले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एडम एप्पल होता है। ठीक है, ये क्या कंट्रोल, ये आवाज को मोटा और भारी करने में, अपना आगे बता दूंगा अभी थोड़ी पर। यहाँ पे भी आता है फेरिक्स। फेरिक्स क्या करता है? एयर को, ऑक्सीजन जो गैसेज है इनको ट्रांसफर करता है विंड पाइप के थ्रू, और लंग्स में जाकर ये फिल्टर होते हैं। उसके बाद ये सेम प्रोसेस चलती है अपनी, मैंने आप लोग दोबारा रिपीट कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एडम एप्पल की। ठीक है, ये रख कर देते हैं, फिर बात करते हैं एडम एप्पल की। एडम एप्पल जो है वो पुरुष में ज्यादा डेवलप रहता है और फीमेल में कम डेवलप रहता है। ठीक है, एडम एप्पल मेल में डेवलप, मोर डेवलप लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेल में ज्यादा डेवलप रहता है, जो फीमेल है उसमें लेस डेवलप रहता है। ठीक है, मेल में ज्यादा डेवलप रहता है और फीमेल में कम डेवलप, मेल में ज्यादा डेवलप रहता है और फीमेल में कम डेवलप रहता है। इसीलिए मेल की आवाज भारी होती है, भारी मान लो या फिर मोटी मान लो। ठीक है, मेल की आवाज क्या होती है? भारी रहती है या फिर मोटी रहती है, और फीमेल में जो है आवाज पतली होती है। ठीक है, या फिर महीन होती है, महीन या फिर पतली। ठीक है, जो फीमेल की आवाज पतली किस वजह से होती है? ये एडम की वजह से होती है। एडम की वजह से कैसे होती है वो अपन देखते हैं आगे। मैंने आप लोगों को बताया कि एडम के अंदर, एडम में एक पार्ट मिलता है, उसको क्या कहता है? लैरिंक्स।
एडम, अभी रब करते हैं, एडम के अंदर एक पार्ट मिलता है वो देखते हैं। एडम के अंदर मैंने आप लोग बताया, ये एडम था यहाँ पे, एडम के अंदर एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बताया, मैं उसको बताया था लैर्निक्स। क्या बताया मैंने आप लोगों को, उसका नाम बताया था मैंने क्या, लैर्निक्स, LARYNX, लैर्निक्स। अब जान लेते हैं लैर्निक्स का कार्य क्या आता है। अगर लैर्निक्स का जब हम कार्य समझेंगे तो उससे हमें यह पता चलेगा कि हम महिला की आवाज पतली और पुरुष की आवाज मोटी क्यों होती है, वो अपन देख लेंगे। उसी में ये आप लोगों को ये समझ में आएगा, तो ये भी आपको समझ में आएगी आवाज मोटी और पतली क्यों होती है। तो स्टार्ट करते हैं। लैर्निक्स किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहले पॉइंट, लैर्निक्स किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में प्रेजेंट होता है लैर्निक्स। और तो फिर जानवरों में या फिर बर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, तो जो बर्ड में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है वो देखते हैं। तो जो बर्ड में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सैर्निक्स। बर्ड में क्या होता है, बर्ड में है सैर्निक्स, बर्ड में होता है सैर्निक्स, जो क्या करता है आवाज, वॉइस वगैरह प्रोड्यूस करता है, ची 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 ची, ये सैर्निक्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें लैर्निक्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है। तो लैर्निक्स का कार्य क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। लैर्निक्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। लैर्निक्स क्या करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो लैर्निक्स है इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। जो लैर्निक्स है इसे क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। लैर्निक्स जो है साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, जो लैर्निक्स है इसे साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग में साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है, तो ये लैर्निक्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो, जो लैर्निक्स में जो साउंड प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाती है, जो लैर्निक्स में जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो वोकल कॉर्ड के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, वोकल कॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, जब अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि आवाज पतली की होती है, मोटी की होती है, यहाँ पे आप लोगों को जो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वॉइस कॉर्ड के द्वारा, वोकल कॉर्ड के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है। किसमें, लैर्निक्स में। ह्यूमन में जो आवाज प्रोड्यूस की जाती है वो लैर्निक्स में भी किसके द्वारा की जाती है, तो वो वोकल कॉर्ड के द्वारा की जाती है, ठीक है। जैसे अपन गिटार होती है उसमें कुछ वायर वगैरह तो उसको टच कर आवाज निकलती है, लैर्निक्स में ही सेम कंडीशन होती है, इसमें भी कुछ वायर होते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस गिटार की प्रोसेस में लगती है, ठीक है। अब हमारे वो इसमें वोकल कॉर्ड में भी कुछ वायर होते हैं, उसको टच होती है हमारी एयर, ठीक है, तो उससे आवाज हमारी निकलती है। और जो टंग है वो हमें क्या देती है, शब्दों का निर्माण करने का, शब्दों का निर्माण कौन करती है, टंग के द्वारा शब्दों के निर्माण किए जाते हैं। अब चलते हैं आगे, ध्यान रखें, मैं यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कि इसमें क्यों मोटी और पतली आवाज होती है, ठीक है। तो जो वोकल कॉर्ड है वो कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में, जो वोकल कॉर्ड है वो 2 होती है। दो कितनी वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग में, 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। अब अगर पूछ ले कि लेंथ कितनी होती है, अब आपका आंसर मिलेगा, याद रखें यहाँ पे जो लेंथ होती है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, ठीक है। मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। अगर आपसे पूछे तो जो मेल में होती है वो होती है 1.75 से लेकर 1.75 सेंटीमीटर से लेकर कितनी होती है, तो ये होती है 2.25 सेंटीमीटर तक। याद रखिए कितना है, 1.75 से लेकर 2.25 सेंटीमीटर तक होती है। और जो फीमेल होती है उसमें कितनी होती है, तो इसमें फीमेल में होती है 1.25 से लेकर 1.75 तक, ठीक है। 1.25 से लेकर ये 25 सॉरी 1 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर तक होती है। देखा यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये जो फीमेल की वॉइस कॉर्ड होती है वो छोटी होती है, और जो मेल की वोकल वॉइस कॉर्ड ये वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड जो मेल की वोकल कॉर्ड होती है वो बड़ी होती है, जो फीमेल की वोकल कॉर्ड होती है वो छोटी होती है। इसी की वजह से जो मेल है इनकी आवाज़ भारी होती है या फिर ज़्यादा लाउड होती है, और जो फीमेल होती है इनकी आवाज़ पतली होती है या फिर थोड़ी कम धीमी या फिर स्लो नहीं बोल धीमी होती है, ठीक है। इसी की वजह से
वोकल को आगे देखते हैं। वोकल कॉर्ड की लेंथ की वजह से फीमेल की वॉइस मेल के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, जो फीमेल की आवाज है वो फीमेल की आवाज कम कैसी होती है मेल की कंपेयर में, ये वोकल कॉर्ड की लेंथ की वजह से ये कम होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अपना जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पहले बता चुका हूँ मैं किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। नाक से सांस लेते हैं, फिर वो फेरिंक्स क्या करता है, नाक से सांस ली, उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है हमारे विंड पाइप के थ्रू और फिर लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है, उनको फिल्टर करता है, बॉडी तक पहुंचाता है। यही रेस्पिरेशन प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा जो पॉइंट थे जो एडम वगैरह के थे, एडम एप्पल के जो थे उसमें फेरिंक्स था। ठीक है, और उसमें आवाज किस तरह वोकल कॉर्ड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है अपन डिस्कस किया। अब अपन चलते हैं आगे। मैं अपना जो अगला पॉइंट बताया वो है रेस्पिरेशन प्रोसेस, और उसके बाद अपना देखेंगे टाइप। अब अपन देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब अपन देखते हैं क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, सबसे पहले ये 4 स्टेप में अपन देखेंगे। ठीक है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। कौन से पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद अपन देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। उसके बाद देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या था एक्सटर्नल, अब क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो अपना लास्ट पॉइंट है वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसमें भी अपने 2 पार्ट देखने होंगे। इसको समझने के लिए हमें 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को समझने के लिए इसे हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला है वो है ब्रीदिंग। सबसे पहला जो है वो है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। सांस एक नॉर्मल एक अबनॉर्मल, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही होती है ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें आप लोगों से जो एग्जामिनेशन पूछ सकता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अब मैंने आप लोगों को पीछे थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि इनहेल और एक्सहेल और नॉर्मल और अबनॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्रीदिंग के हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो सांस के दौरान जो इनहेल की जाती है वो कैसे देख लेते हैं। इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल। जो इनहेल में जो कौन सी गैसेस ली जाती है, एक तो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस ली जाती है, और है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनहेल में कौन सी गैस ली जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत है, वो है 78%। ठीक है, 78% क्या है हमारे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, वो है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत है, 78%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है, वो 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है हमारे एनवायरमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 0.03%। इतना जो चार्ट है ये हमारी बॉडी इनहेल करती है। 78% नाइट्रोजन और 21% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.03%
नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रतिशत है, वो है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%। ठीक है, ये अब हमारी बॉडी इनहेल किया। इनहेल करने के बाद अब देखते हैं एक्सहेल के अंदर क्या क्या होता है। इनहेल के बाद जो हमारी बॉडी क्या क्या छोड़ेगी। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो 78 का 78% हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी। तो जो एक्सहेल करेगी वो कितना करेगी, 78%। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनहेल के दौरान जो गैसेस ली जाती है उनमें से 100% कौन सी गैस रिलीज की जाती है, तो वो नाइट्रोजन गैस 100% रिलीज की जाती है। 1% भी यूज नहीं होती है, 100 की 100% बॉडी से बाहर रिमूव की जाती है। ये क्यों की जाती है, बात तो ये आ गई ना यहाँ पे। तो जाने कि तो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। और हमारी बॉडी को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। इम्प्योर फॉर्म में हमारी बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में हमारी बॉडी को कुछ काम नहीं है इस नाइट्रोजन का। ये प्योर फॉर्म नहीं किया है प्योर, हम प्योर दूध ही नहीं पीते भाई। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है हमें प्योर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इम्प्योर चाहिए। इम्प्योर दो, मैं यूज करूंगा बॉडी को। तो ये जो इम्प्योर है वही हमें चाहिए। तो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो प्योर फॉर्म में, तो ये हमारी बॉडी कोई काम की नहीं है। तो जो इनहेल किया वैसे के वैसे बाहर निकाल दिया, सांस जैसे लिया वैसे का वैसे बाहर वापस छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत छोड़ा जाता है, ये जो 70%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना प्रतिशत रिलीज होता है, 4%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो ऑक्सीजन है वो 4% कम हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में 21% तो इनहेल किया, और जब छोड़ते समय बात आई तो 4% हमने काम में ले लिया, 17% हमने छोड़ दिया। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड 4% बढ़ गया हमारी बॉडी में। ठीक है, 4% क्या बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 4% बढ़ गया। याद रखिए, ये पूछ सकते हैं कि इनहेल करने के दौरान कौन सी गैस कम हो जाती है और कौन सी गैस बढ़ जाती है। तो इनहेल करते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है छोड़ते समय। देख लो यहाँ पे 21% थी यहाँ पे, और जब छोड़ते समय कितनी हो गई, वो 17% हो गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की थी वो 0.03% थी, और वो छोड़ते समय कितनी हो गई, 4% हो गई। ठीक है, ये याद रखें। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये हो गई बात यहीं पे खत्म। अब देख लेते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। ब्रीदिंग के बाद एक और पॉइंट किया था यहाँ पे, यह क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल है पूरा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसे स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ये है ऑक्सीजन O2। ठीक है, बॉडी ने इनहेल किया, बॉडी ने इनहेल करके कहां पे पहुंचा है, लंग्स के पास। लंग्स के पास पहुंचाने के बाद क्या किया, लंग्स ने क्या किया, प्योरीफाई किया। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलिस प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोलिस क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं, एल्वियोलिस। ठीक है, एल्वियोली ने क्या किया, जो गैसेस थी उनको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद कहाँ पे दिया, ब्लड को दिया। ब्लड भैया इनको सभी के पास पहुंचा दो यार, थोड़ा थोड़ा, इसको जितना चाहिए उसको उतना उतना देते जाओ। तो ब्लड क्या किया, सभी टिश्यू सेल वगैरह के पास पहुंचाकर इनको छोड़ दिया, और वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है सेल तक, बताइए तुम छोड़ो। ब्लड ने क्या किया, ऑर्गन के पास गया। ऑर्गन के पास जाने के बाद ऑर्गन ने क्या किया, बोला सेल ब्लड को क्या कहा, भाई देख मैंने तो जितनी चाहिए वो ले ली, अब तू एक काम कर मेरे और अंदर जा। ऑर्गन के बाद कहाँ गया, टिश्यू के पास गया। ब्लड कहाँ गया, टिश्यू के पास गया। टिश्यू ने बोला मैंने जितना चाहिए था मैंने ले लिया भाई, ठीक है ऑक्सीजन, अब तो एक काम कर तू जा सेल के पास। तो वो कहाँ गया, सेल के पास गया। ठीक है, सेल ने क्या कहा, भाई मेरा तो काम हो गया, बार बार के डॉक्टर कवर सेल की पूछने वाला, मेरा काम तो हो गया ऑक्सीजन का, अब तू मेरे और अंदर जा, सेल मेम्ब्रेन के पास जा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाने के बाद वहां पे सेलुलर प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस टिश्यू के पास गई।
ठीक है। टिश्यू के बाद वो ऑर्गन के पास गई, ऑर्गन के पास वो ब्लड में मिक्स, ब्लड के पास गई, ब्लड के पास फिर वो लंग्स के पास गई, लंग्स ने फिर क्या किया, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखते हैं। तो इसमें दो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होता है, वो दो गैसेस का होता है। एक तो होता है ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक तो होता है ऑक्सीजन का और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, ये किसके साथ मिलकर हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो ये जो Hb प्लस O2 है, ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये Hb और O2 हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जो है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट सकते हैं। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO प्लस हीमोग्लोबिन का अगर हम अटैचमेंट करते हैं तो वो कौन सी कंपाउंड है, वो स्टेबल कंपाउंड है, वो इजीली टूटते नहीं है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं आगे हीमोग्लोबिन और ये क्या है, ये क्या कौन से हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये इजीली जाकर आगे जाकर बोलेंगे मेरे को नहीं चलता, मेरे साथ दोस्ती चल तोड़ भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, जो कंपाउंड बनता है Hb प्लस O2, इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब जो है ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हमारे ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरा अंदर तक। ठीक है, और जितना प्रतिशत लेके जाता है उसका 10%, उसको जितना ले गया ऑक्सीजन को ले गया पूरा 100%। ठीक है, अब जब आएगा तो ऑक्सीजन तो यूज हो चुका है भाई, आते समय क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा और ये उसके बाद क्या प्रोसेस होती है इसमें, ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने प्रतिशत आती है, ये आते समय ले जाते समय तो 100% ऑक्सीजन को ले जाता है, पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गिराने की बात आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को 10% ही लेकर आता है। ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों 10% ही लेकर आता है। वैसे आपको बता देता हूँ, इसका ये हल्का होता है, ये भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये 10% ही लेकर आता है और ये पूरा 100% लेकर जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू अगेन।